हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बात किया था, विवाह के नियमों के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने विवाह के 4 तरीके और 8 नियमों के बारे में बात किया। शुरुआत के 4 नियम अच्छे माने गए और बाद के 4 नियम बुरे माने गए थे, जिसमें हमने ये भी देखा कि यहाँ पर महिलाओं के विवाह जब किए गए थे तो वह एक गोत्र के अंदर और गोत्र के बाहर भी किए गए थे। गोत्र के अंदर होने वाले विवाह को हम कहते हैं अंतः विवाह संबंध कहते हैं, और जो गोत्र के बाहर होते थे उसे बहिर्विवाह संबंध भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमने पिछले वाले टॉपिक में बात किया था गोत्र के बारे में। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास एक्चुअल में स्त्री के गोत्र के ऊपर ही आज की हमारी क्लास होगी। तो आइए चालू करते हैं स्त्री के गोत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि इसके बारे में हमें वर्गीकरण और जो जानकारी मिलती है वह जानकारी 1000 BCE के टाइम में मिल जाती है। मतलब 1000 BCE के समय में ब्राह्मणीय पद्धति के आधार पर, ब्राह्मणीय पद्धति मतलब होता है एक ऐसी पद्धति जिसमें समाज को ब्राह्मणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाए। तो समाज को ब्राह्मणों के आधार पर जब अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग तरीकों से जब बांटा जाता है तो हम उसी को कहते हैं ब्राह्मणीय पद्धति कहते हैं। तो ब्राह्मणीय पद्धति के आधार पर गोत्रों का वर्गीकरण किया गया, मतलब गोत्र को अलग अलग तरीकों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में बांटा गया। मतलब यह हुआ हमारे यहाँ पर गोत्र को 1000 BC के टाइम में इनका वर्गीकरण किया गया था। इसके साथ देखा जाए गोत्र का निर्धारण, मतलब गोत्र यदि हमने बता दिया कि गोत्र अलग अलग भागों में बांटा गया तो हम उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि वो किस गोत्र का है, वो किस गोत्र का है, हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि गोत्र का जो निर्धारण किया गया वह ऋषि मुनियों के आधार पर किया गया। ऋषि मुनि, तो यहाँ पर कौन कौन से ऋषि मुनि थे? यहाँ पर 2 ऋषि मुनि थे। पहला जो ऋषि मुनि थे उनका नाम था गौतम। जो दूसरे ऋषि मुनि थे उनका नाम था वशिष्ठ। तो गौतम और वशिष्ठ ये 2 ऋषि मुनियों के आधार पर किए गए थे। इनको समझने के लिए थोड़ा ऐसा समझिए, यदि मान लिया जाए एक पहले मान लेते हैं गौतम है। अभी जो गौतम है इनका भी तो कोई ना कोई बेटा होगा, तो इनका जो गोत्र है वो गोत्र इनमें आ गया। अब ये भी शादी करेंगे, इनका भी बेटा होगा या बेटी होगी, तो इनके पास ये गोत्र आया, अब यही गोत्र इनके पास भी जाएगा। तो ऐसे ही ये वंशावली के आधार पर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में गोत्र आगे की ओर बढ़ता गया। इसीलिए आप कह सकते हो जो गोत्र हुआ करते थे यह एक्चुअल में वंशावली के आधार पर आधारित की जाती है। किस आधार पर? वंशावली के आधार पर आधारित या फिर निर्धारित की जाती थी। अब कहता है गोत्र के नियम। गोत्र कितने प्रकार के या हम लोगों ने देख लिए, लेकिन इसके नियम क्या थे? मतलब गोत्र को यदि हम डिसाइड करना चाहते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके 2 नियम थे। पहला नियम इसमें कहता है क्या? पहला कहता है कि विवाह के बाद जब शादी हो जाए तो जो पहले पिता का गोत्र लगता था, जैसे कि जो बेटी है इसका गोत्र जो होगा इसके बाप पे जाएगा, लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी तो शादी होने के बाद इसका जो गोत्र होगा, इस लड़की का जो गोत्र होगा वह पति के ऊपर डिसाइड होगा। मतलब कि यहाँ से द्वारा समझे तो विवाह के बाद जब शादी हो जाएगी तो लड़की के गोत्र का निर्धारण पिता की जगह पर पति के गोत्र के साथ हो जाएगा। मतलब जब लड़की कोई शादी करके आएगी तो उसका जो गोत्र था वह मेरे गोत्र के साथ जुड़ चुका है, तो मेरे गोत्र से वो पहचानी जाएगी, ना कि वो अपने गोत्र से पहचानी जाएगी, मतलब मेरे नाम से। जैसे कि कभी लड़की जब शादी करके आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मिसिस शर्मा कहते हैं, मतलब मेरा गोत्र उसके पीछे लग रहा है। दूसरा जो नियम था वो था कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं, मतलब मेरे ही गोत्र के अंदर हम विवाह नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि एक व्यक्ति ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण में ही शादी नहीं कर सकता है, बल्कि दूसरे ब्राह्मण में शादी करेगा, क्योंकि ब्राह्मण के भी कई सारे गोत्र होते हैं, तो वह दूसरे गोत्र में जाके शादी करेंगे। ये थे इसके दो नियम, और यहाँ से आपके हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है कि गोत्र नियमों का अनुसरण, यदि गोत्र के नियम जो बनाए गए, इन नियमों के बारे में जानकारी कैसे पता चलेगी? तो स्त्री और पुरुषों के नाम से पता चलेगा, स्त्री और पुरुषों के नाम से, क्योंकि जब नाम उनके पीछे टाइटल जुड़ जाता है तभी तो हम समझ पाते हैं कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है, क्या वो व्यक्ति अपने ही गोत्र को अपना रखा है या जिस गोत्र में उसकी शादी हुई है उसने उस गोत्र को अपना रखा है। तो इसकी जानकारी जो है उनके नाम से पता चल जाता है, उनके नाम से विस्तार में पता चल जाता है। अगला कहता है, आपने जो गोत्र के अंदर बात किए थे, विवाह के नियम के अंदर भी बात किए थे कि यहाँ पर कई प्रकार के विवाह किए गए थे। एक पुरुष कई सारी पत्नी को रख सकता था, जैसे मैंने बात किया था कि विवाह के प्रकार, तो चौथा प्रकार था बहुपत्नी प्रथा, मतलब कि कई सारी पत्नियां आप रख सकते थे। तो इसमें कहता है सातवाहन, जो सातवाहन राजा हुआ करते थे, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में काफी विस्तृत और प्रबल मतलब शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसने अपने दौरान मतलब अपने समय काल में कई सारे जो सातवाहन राजा हैं उन लोगों ने बहुपत्नी प्रथा को मानने का काम किया। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा को बढ़ा चढ़ा करके यूज किया और उसको फैलाने का भी काम किया। इस बहुपत्नी प्रथा की बात करते हैं तो सातवाहन के द्वारा बहुपत्नी प्रथा जो अपनाई गई, इसकी जानकारी हमें सेकंड बीसी के टाइम में मिल जाती है। कब मिल जाती है? सेकंड बीसी, अर्थात दूसरी ईसा पूर्व के समय में जानकारी मिलती है। किस किस से मिल जाती है? तो वो हमें मिल जाता है अभिलेखों से, पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि जो उनके अभिलेख हुआ करते थे उसमें उन्होंने अपने कई सारे रानियों के जिक्र किए हैं, मतलब कौन कौन सी रानी उनके हुआ करते थे उनके बारे में बताए गए हैं। पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के आधार पर देखा जाए तो परिवार के अंदर उनके सरनेम के आधार पर देखा गया, उनके घरों के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर भी देखा गया, उनके सगे संबंधियों के आधार पर भी देखा गया। तो इन दोनों ही तरीकों से हमें सातवाहन के द्वारा बहुपत्नी प्रथा की जानकारी विस्तार से पता चल जाती है। तो ये तो था हमारे इस टॉपिक के बारे में विस्तार से। आज मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि स्त्री के गोत्र को हम कैसे डिसाइड करते हैं और सातवाहन के बहुपत्नी प्रथा को हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं और गोत्र के कौन कौन से नियम थे, आपको पूरी तरह से आ चुका होगा। तो आज क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके दूसरे नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।